आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की न्यू पुस्तक कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 से अध्याय 5 तक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सारे अध्याय का नाम दिया हुआ है। पहला अध्याय आता है आपका अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ पे दिया है उपकरण, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पे छाँट कर लिखना है हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल। इसके बाद है यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। रोटावेटर, कल्टीवेटर, पावर टिलर, हंसिया। इसके बाद नेक्स्ट है चलो फसलें बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। खाली बॉक्स में लिखना है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना। इसके बाद सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, फिर है कटाई, भंडारण। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है आपका दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर पे दिया है जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है, तो इसमें आपको रिक्त स्थान पूरा करना है खरीफ। और सेकंड में लिख देना है आपको सीड ड्रिल। फिर इसके बाद आपको तीसरे में भर देना है गोबर एवं पौधा। फिर इसके बाद चौथे में भर देना है छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। पाँचवें में है खरपतवार नाशी है, तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसका बी नंबर सही आंसर होगा कटाई करना। इसके बाद नेक्स्ट है पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले। इसमें सही उत्तर लगा देना है ड्रिप तंत्र। इसके बाद तीसरा है निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है, इसमें सी नंबर लगा देना है गेहूँ चना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए लगा देना है इसमें कंबाइन। इसके बाद पांचवा आता है खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा निराई। इसके बाद नेक्स्ट आता है पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक चौथा में है फसल से क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। उत्तर में लिखना है किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। उत्तर ये होगा, आप लिख दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम। पहला है मोटर घिरनी, यहाँ पे मोटर होगा, आप मोटर लिख लीजिएगा। फिर दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है रहट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 पशुपालन किसे कहते हैं। उत्तर है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है, यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। उत्तर में लिखना है फसल को बोने से पूर्व हम स्वस्थ बीजों का चयन निम्न प्रकार से करेंगे। पहला है स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए, दूसरा है बीज का वजन भारी होना चाहिए, तीसरा है बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो ये रहा उत्तर, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर लिख लीजिएगा यहीं से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसका मुख्य कारण है पहला है इससे
इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तीसरा है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा है इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11। खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? इसका उत्तर आप ये लिख दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये रहा है आपका 12 का उत्तर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखना है हल। पहला है हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरीदने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। दूसरा है कुदाली। कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। फिर इसके बाद 7 नंबर में है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। इसके बाद 2 नंबर में है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक कृषि उपकरण है जो फसलों के लिए बीज की बुआई करता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीले रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। ये रहा इसका उत्तर। तो आपको भी ऐसे अपनी तालिका में लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा आता है बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो ऐसे आपको चित्र बना के दर्शा देना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 2। किसी खेत पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। पहला है बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए। दूसरा है सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र। दूसरा है छिड़काव तंत्र। इसके बाद 12 नंबर में है कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। पहला है कल्टीवेटर। दूसरा है सीड ड्रिल। फिर दूसरा आता है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? पहला है ड्रिप तंत्र विधि। दूसरा है छिड़काव तंत्र विधि। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्या उगाया जाता है? उत्तर में लिखना है पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाते हैं। चौथा है फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? उत्तर में लिखना है प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक है। इसके बाद नेक्स्ट है फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। पहला है सुखाना। दूसरा है छानना। यहाँ पे आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। आप चलते हैं दूसरे अध्याय पे। अध्याय दूसरे में है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। चलते हैं प्रश्न की ओर। ये सब आप लिख लीजिएगा। में से बॉक्स में लिखो जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो है आप यहाँ से देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में लिखना है विषाणु। फिर दूसरे में लिखना है 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर। फिर उसके बाद है 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पहले क्वेश्चन में दिया है जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर विषाणु द्वारा होते हैं। दूसरे में है दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग में बांटा गया है। पांचवें में है डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2,
सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लें तो 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आटा फूल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? इसका दूसरा नंबर सही उत्तर होगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। इसके बाद तीसरा है, जैम जेली एवं स्क्वैश। तीसरे में है जैम जेली एवं इक्वैश का परीक्षण किया जाता है। इसका ए नंबर सही उत्तर होगा, चीनी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होगा, सी नंबर, स्थिर रहती है। फिर पाँचवें में है चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। इसका सही उत्तर होगा विषाणु। इसके बाद छठवां आता है, पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। पहला है जंतुओं में रोग, हैजा जीवाणु द्वारा। दूसरा है खसरा वायरस द्वारा। फिर पौधों में रोग, नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा। दूसरे में है गेहूं की रस्ट कवक द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक चौथा। पहले में है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? उत्तर में लिखना है, यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है? उत्तर में लिखना है, दही में पाए जाने वाला जीवाणु दूध को दही में बदल देता है, जिससे दही जम जाता है, किंतु रेफ्रिजरेटर में रखे दूध का दही नहीं जम पाता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान अत्यधिक कम होता है और कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली कोई 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ऐसी औषधियाँ हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। 2 प्रतिजैविक, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचारण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? उत्तर में लिखना है, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु, जल, भोजन द्वारा होता है तथा यह संचरणीय रोग कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करती है? उत्तर में लिखना है, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 9। पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर में लिखना, दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 10।
सहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक दूषित नहीं होता है। पहला है, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। उत्तर में लिखना है, अचार में नमक के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक दूषित नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। उत्तर में लिखना है, भोजन, सब्जी, आम, ब्रेड, संतरा आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। उत्तर में लिखना है, जैम, जेली एवं स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 11, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचाना चाहिए। उत्तर है, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। इसीलिए हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। ये रहा उत्तर, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये रहा इसका उत्तर, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समान रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। ये रहा इसका उत्तर, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य पहला, ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट कार्य आता है, प्रोजेक्ट कार्य दूसरा, ये भी आप यहाँ से कर लीजिए। ये रहे आपके प्रोजेक्ट कार्य के सारे उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पे अध्याय 2 समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है आपका अध्याय 3, कोयला और पेट्रोलियम। तो ये जो है आप लिख लीजिएगा यहाँ से देख के। यहाँ पे सारे उत्तर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान में लिखना है मृत अवशेषों, और दूसरे में लिखना है कोलंतार, तीसरे में लिखना है बिटुमेन, चौथे में लिखना है सीएनजी, और पाँचवें में है द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। ऑप्शन पहला सही होगा, सीएनजी। इसके बाद नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर लगाना है सी नंबर, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। बी नंबर, सूर्य का प्रकाश। फिर पाँचवें में, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बी नंबर, कोक। इसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरे में, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। उत्तर में लिखना है, समाप्त होने वाले संसाधन, वन जीव, कोयला। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन में लिखना है हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, कार्बनीकरण क्या होता है। उत्तर में लिखना है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए।
उत्तर है भारत में प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पाद को कोक, कोलतार और कोयला गैस आदि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 7, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। उत्तर में लिखना है करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु व वनस्पतियाँ पृथ्वी की निचली सतह में दब गए थे, जिनके अवशेष आज ईंधन से परिवर्तित हो गए। ये ईंधन ही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 8 में है हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो पहला है घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा है यह सब सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। उत्तर में लिखना है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो ये रहा 10 का उत्तर, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो ये ऐसे चित्र बनाना है और इसमें ये सब लिखना है, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। ये रहे प्रश्न क्रमांक 12 के सारे उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट पहला है, ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये आपके उत्तर हैं, आप यहाँ से कर लीजिएगा, सारे उत्तर लिखे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रोजेक्ट 2 में है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। आपको नारे लिखने हैं और एक साइड आपको पोस्टर बनाने हैं। तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, यहाँ पे नारे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप अपने से पोस्टर बना लीजिएगा। यहाँ पे आपका अध्याय 3 समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 में है दहन एवं ज्वाला। प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में लिखना है आपको O2 आवश्यक है, फिर दूसरे में लिखना है किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद तीसरे में लिखना है ज्वलन ताप, चौथे में है CO2 और पाँचवें में लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न में है, पहला प्रश्न है बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। नीचे है कि इस परख नली में पानी सबसे पहले उबलता है, तो इसका सही उत्तर लगा देना है परख नली आ। तो ये सही उत्तर होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा। ए नंबर राइट आंसर होगा सूखी घास। इसके बाद थर्ड में है वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसका बी नंबर राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद चौथे में है विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका डी राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। पाँचवें में है कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर फास्फोरस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा में है यह दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए।
उत्तर में लिखना है दहन, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। फिर दाह्य पदार्थ में है कागज, लकड़ी, मिट्टी, तेल, कोयला आदि। फिर अदाह्य पदार्थ में लिखना है लोहे की कीलें, पत्थर, कांच आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। उत्तर में लिखना है दहन के लिए ऑक्सीजन, ज्वलन ताप और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। उत्तर है ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। गीले कागज तथा सूखे कागज में से सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि सूखे कागज का ज्वलन ताप गीले कागज की अपेक्षा कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, ऊष्मीयमान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर में लिखना है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मानक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, कारण लिखिए। उत्तर में लिखना है ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8 में है ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। ये रहे प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत उपकरण एक पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। ये है आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 आता है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर हैं, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 में है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना गया है। यह है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आता है प्रश्न क्रमांक 13, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग, तो ये रहा आपका उत्तर। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ना है आपको अमल वर्षा, ये रहा अमल वर्षा का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड प्रोजेक्ट कार, ये है आपका दूसरा प्रोजेक्ट कार। इसके सारे उत्तर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका अध्याय 4 समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है आपका अध्याय 5, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आता है आपका दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में आपको लिखना है रेड डाटा, दूसरे में लिखना है आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तीसरे में लिखना है आपको प्रवासी और चौथे में आपको लिखना है राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट है वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला में है वायुमंडल से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे में है पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। इसके बाद तीसरा आता है खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग
साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है मृदा अपरदन। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर लगाना है, वायु CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद पांचवा आता है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है, विशेष क्षेत्रीय सीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखना है, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। नेक्स्ट है, सूखा क्यों पड़ता है? उत्तर में लिखना है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर में लिखना है, राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5 में है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आता है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7 में है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? यह है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 में है, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये रहा इसका उत्तर, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों? उत्तर में लिखना है, छोटे जीव आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। उत्तर में लिखना है, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ाने के लिए वनों की कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1, तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1 नंबर में दिया है आपका, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए, संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र। तो आपको यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, सूची बनाइए। तो ये रहे इसके उत्तर, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 12 नंबर, वनों की कटाई वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। उत्तर में लिखना है, वनों की कटाई से पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव हो रहे हैं।
पहला है प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा है प्रदूषण विश्व उष्णन, भूमि की उर्वरता में कमी होती है। तीसरे में है मनुष्य का जीवन संकटमय हो रहा है। तीसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। तो बच्चों, ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।